हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ यार। 2 अक्टूबर को आपको पता ही है भाई, गांधी जयंती थी। तो उस दिन क्या है, अपलोड ही नहीं हुई थी विज़न की मैगज़ीन, इस वजह से मेरी वीडियो नहीं आई। और गाइस रही 3 अक्टूबर की बात, तो आपको पता ही है आज हमारा प्रीलिम्स 2020 का एग्ज़ाम था। तो भाई मैंने भी वो दिया है एग्ज़ाम, तो इस वजह से क्या मैं कल टाइम नहीं दे पाई। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। मैं आज आपके लिए 2 एंड 3 अक्टूबर दोनों की मैगज़ीन ले आई हूँ। देखो आपको दिख रहा है 2 एंड 3 दोनों की मैगज़ीन है। तो हम अब कवर कर लेते हैं। इवन आज भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, क्योंकि आपको पता है 7 आवर्स का एग्जामिनेशन है और उसके बाद जो ट्रैवलिंग टाइम होता है, ठीक है, तो उस वजह से आप काफ़ी टायर्डनेस हो जाते हो। ठीक है, पर कोई ना, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर अभी 3rd रैंक आया है अमंगस द 65 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इन सर्वे रिपोर्ट ऑन डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो क्या ये जो न्यूज़ है GS3 के अंडर कवर होएगी इकोनॉमी सेक्शन में। तो क्या अभी क्या हुआ, सर्वे हुआ है किसके ऊपर कि कौन सी मिनिस्ट्री कितने अच्छे से जो डाटा है इसको गवर्न करती है, तो इस पे क्या है सर्वे हुआ है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे सर्वे कंडक्ट कौन कर रहा है। तो ये नीचे जो सर्वे कंडक्ट कर रहा है वो है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस। ये क्या करती है, हर एक मिनिस्ट्री और हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, जो सेंटर की स्कीम्स होती हैं या फिर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिपार्टमेंट कितने अच्छे से उसे इंप्लीमेंट कर रहा है। तो उस हिसाब से क्या करती है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्या करती है, रैंक करती है। ठीक है, तो उसी में क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है, जो उसका रैंक है 3rd आया। तो क्या अभी आपको पता ही है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या फ़र्क होता है। तो मैंने आपसे काफ़ी बार पहले डिस्कस किया है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है वो 100% यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाती हैं। ठीक है, और ये मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वही इंप्लीमेंट करती है। ये मेनली जो यूनियन लिस्ट के अंडर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो उन्हीं पे क्या होती है, बनी हुई होती है। ठीक है, रही जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, इसके अंदर क्या होती है, जो फंडिंग होती है सेंटर और स्टेट में डिवाइड होती है, डिफरेंट रेशोज में डिवाइड होती है। जैसे बिग स्टेट्स के लिए अलग हो गया, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के लिए अलग अलग हो गया। तो इस हिसाब से क्या है, डिफरेंट रेशो में डिवाइड होती है। जैसे 50-50 हो गया, ये 70:30 हो गया, 90:10 हो गया, 75:25 हो गया। तो इस हिसाब से जो फंडिंग होती है वो डिवाइड होती है। ये जो इम्प्लीमेंट करता है वो स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है। फिलहाल प्रेजेंटली 29 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको भी 2 तरह में क्या होता है, डिवाइड किया जाता है। एक तो कोर ऑफ द कोर स्कीम होती है और एक होती है कोर स्कीम्स होती है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले अब हम यही पढ़ लेते हैं, जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस है वो है क्या। देखो गाइस, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, ये अटैच्ड ऑफिस है किसके अंदर, नीति आयोग के अंदर। ये क्या काम करता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है और वहाँ का इकोसिस्टम को मॉनिटर एंड इवेल्युएशन सिस्टम बना के रखता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव यही है कि क्या कौन सी जो मिनिस्ट्री है, क्या वो पॉलिसीज़ को कितना इंप्लीमेंट कर रही है, उसको इनेबल करता है टू मेन स्ट्रीम रिगरस आउटकम मॉनिटरिंग एंड द इवेल्यूशन। जो भी मॉनिटर करके इवेल्यूशन करके क्या उसका आउटकम है, उसको मतलब कि मेन स्ट्रीम करता है। डाटा प्रोवाइड करता है, मतलब कि अब आप किस स्कीम को कितने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या आप में दिक्कत आ रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने का डाटा प्रोवाइड करता है, टूल प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड डाटा एंड टूल्स टू ड्राइव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम। ठीक है, लाइक अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई मिनिस्ट्री अगर कोई रैंक बिलो कर रही है, वो क्यों कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स है उसमें, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें वो मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करता है, उनकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है बोटलनेक्स, मतलब जो भी वो प्रॉब्लम फेस करें उन सबको क्या करते हैं, सोल्व करता है। अब जरा हम ये देखते हैं, जो डेवलपमेंट एक सेकेंड, जो डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है एक तरह का क्या सेल्फ असेसमेंट बेस्ड रिव्यू है। मतलब कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को रिव्यू करते हैं कि उनमें डाटा प्रिपेयर्डनेस लेवल कितना है और कितना वो हेल्दी कंपटीशन को ड्राइव कर रही है, और उनके अंदर एक कोऑपरेटिव पीयर लर्निंग को हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इस सर्वे में हमने क्या किया, मेनली 6 मेजर थीम्स हैं जिसके अंडर हमने क्या किया है, हर एक मिनिस्ट्री को रैंक किया है। जैसे डाटा जनरेशन, डाटा क्वालिटी, कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस, यूज़ एंड डिसेमिनेशन, डाटा सिक्योरिटी और ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी, इन सब चीज़ों को हमने क्या हुआ है, पैरामीटर्स के हिसाब से हमने उन्हें रैंक किया। अब क्या है, इरेलेवेंट कंपैरिजन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, कुछ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को क्लासीफाई करा 6 कैटेगरीज में। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर अलग आएंगी, स्ट्रेटेजिक जो मिनिस्ट्रीज हैं उसके अंडर अलग आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको अलग से हमने रैंक किया, सोशल अलग है, इकोनॉमिक, साइंटिफिक। ठीक है, तो हमने किस तरह से क्या किया, मिनिस्ट्रीज को भी फर्दर हमने क्या किया, क्लासीफाई किया। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं,
डिनाइंग ओवर टाइम वेजेस ए फ्रंट टू वर्कर्स राइट टू लाइफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो गाइज वैसे ये जो न्यूज़ है ये GS3 में ही कवर होगी इकोनॉमी में, क्योंकि अगर गाइज ये जो न्यूज़ है किससे रिलेटेड है, देखो आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक चला, ठीक है, इकोनॉमी पे हर एक इंडस्ट्री की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा। तो इसके बीच क्या है आपको पता है, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि इस वक्त जो जैसे वर्किंग आवर्स जो हैं या फिर जो पेमेंट ऑफ वेजेस हैं उन सबसे क्या है आपको एग्जाम्पशन दिया जाएगा। लाइक जैसे कोड ऑन लेबर हो गया, कोड ऑन सेफ्टी है, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं भी कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसी के अगेंस्ट के गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कि अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, राइट टू लाइफ और राइट अगेंस्ट जो मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको तो आप वायलेशन हो रहा है ना, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इसलिए क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, अभी ये पटिशन सुन रही थी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो हम कर रहे हैं कि मतलब कि पेमेंट देना या फिर वर्किंग आवर्स को एक्सीड करना, ये क्या गलत है और इसको इन्वोक कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अभी क्या है पिटीशन सुन रही थी जो कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई थी, जिसने अभी आपको पता है जो सेंटर ने अभी क्या किया टेम्परेरी रिलैक्सेशन दिया एम्प्लॉयर्स को रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स और पेमेंट ऑफ वेजेस, किसके अंडर, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर। ठीक है, स्टेट ने ऐसा क्यों बोला था, उन्होंने ये बोला था कि कोविड-19 पेंडेमिक है, एक पब्लिक इमरजेंसी है जो किसके अंडर है, सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस वजह से उन्होंने ये जस्टिफाई कर दिया था कि हम जो चेंज कर रहे हैं इस वजह से कर रहे हैं। अंडर सेक्शन 5 के अंडर पब्लिक इमरजेंसी का मतलब ये है स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जितने भी जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं उनको एग्जेम्प्ट कर सकती है, जो उनको प्रोविजंस फॉलो करने होते हैं उनसे वो एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, जैसे वीकली आवर्स को रिलेट करना या डेली आवर्स, इंटरवल्स, रेस्ट, ये सबको क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमने सब कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो सिंपल यही है कि सेंटर ने बोला था फैक्ट्रीज को, ठीक है, अगर आप अभी कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंडर ही किया था, अंडर सेक्शन 5 के अंडर है फैक्ट्रीज एक्ट के, जिसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है। ठीक है, लेकिन अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन था उससे क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, ये बोल के कि जो नोटिफिकेशन है ये कहीं ना कहीं जो वर्कर की राइट टू लाइफ है और राइट अगेंस्ट फोर्स लेवल है उसे कहीं ना कहीं कर रहा है, वायलेट कर रहा है, जो कि सिक्योर किया गया है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23 के द्वारा। इकोनॉमिक स्लोडाउन जो भी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आया है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस में अंडर क्वालिफाई नहीं होता, ना ही वो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो ब्लैंकेट एग्जाम्पशन नहीं प्रोवाइड कर सकती किसी भी फैक्ट्रीज को। मतलब आपको समझ में आया, अगर ये जो ब्लैंकेट एक्सेप्शन हम प्रोवाइड करते हैं वो किस केस में करते हैं, अगर हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट हो। ठीक है, लेकिन कोविड-19 की वजह से क्या है, हमारी सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं है, तो ये जो ब्लैंकेट एग्जाम्पशन है गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती। ब्लैंकेट एग्जाम्पशन का मतलब यही है कि हम क्या करें, कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट क्लास है उन्हें हम क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, और जो हमारा जो डिप्रेस सेक्शन है, जो हमारा ओप्रेसिव सेक्शन है, उसे हम क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा उसमें क्या कर रहे हैं, धलेर रहे हैं। ठीक है, ब्लैंकेट एग्जाम्पशन इज एन इंडिकेटिव ऑफ द इंटेंशन टू कैपिटलाइज ऑन द पेंडेमिक टू फोर्स एन ऑलरेडी वोन डाउन क्लास ऑफ सोसाइटी इनटू द चेंज और सर्विट्यूड। मतलब कि वो लोग जो ऑलरेडी मतलब कि डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं और उनको धकेल रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को यूज़ करके हर एक वर्कमैन को डायरेक्ट किया है कि जिसने भी क्या है ओवर टाइम काम किया है तो उसे ओवर टाइम वेजेस पेड की जाएगी, वो भी डबल की जाएगी। मतलब कि अगर 8 घंटे में वो 8 रुपये कमाता है तो उसे अगर उसने अगर 2 घंटे प्लस में काम किया है तो 1 घंटे का 1 रुपये के हिसाब से क्या है, अब उसे 2 घंटे का 4 रुपये मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब जो उसने ओवर टाइम किया है तो उसे उसके डबल वेजेस मिलने चाहिए। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा शोज सेडिशन केसेस अप इन 2019 बट कन्विक्शन एट ऑल टाइम लो। ठीक है, तो गाइस अभी क्या देखो, आपको पता है जो सेडिशन है, सेडिशन का मतलब क्या होता है, ये IPC सेक्शन 124A के अंडर लगता है। इसमें क्या होता है, देशद्रोही एक तरह से होता है, उसी को ही हम बोलते हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भी बोला है कि जो 2019 में सेडिशन के जो केसेस फाइल हुए हैं वो कितने हुए, 93 हुए हैं, जबकि 2018 में सेडिशन के ओनली 17 केसेस फाइल हुए थे। इसका मतलब जो 3% केसेस हैं वो क्या है, लेकिन जो 3% केसेस है वही कन्विक्शन में आए, मतलब कि जो फाइनल हुए हैं। कर्नाटका में मैक्सिमम सेडिशन केसेस देखने को मिले, उसके बाद असम में। देखो सेक्शन 124A है इंडियन पेनल कोड का, जो डिफाइन करता है सेडिशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, हेट्रेड कर रहे हो या कॉन्टेम्प्ट कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या कर सकते हैं,
अगर आप हेट्रेड कर रहे हो या फिर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या फिर हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कर रहे हो, डिसअफेक्शन कर रहे हो, मतलब देशद्रोही वाली कोई भी काम कर रहे हो, आइदर या तो आपने ऐसा कुछ बोला है या आपने ऐसा कुछ लिखा है या फिर आपने कुछ ऐसा इंडिकेट किया है बाय साइंस और बाय द विजिबल रिप्रेजेंटेशन या अदरवाइज, ठीक है। तो ये सब किसके अंडर कवर होता है, अंडर सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड विच डील्स विद द सेडिशन, ठीक है। इसके अंडर क्या होता है, किसी भी पर्सन को हम क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं या फिर अप टू 3 ईयर्स का उनको इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और साथ में फाइन भी। जो सेडिशन केस होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट कैटेगरी। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट कैटेगरी के अंडर और भी केसेस होते हैं जो इंक्लूड हैं, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अंडर IPC सेक्शन 121, ठीक है। तो ये सब केसेस इसके अंडर है। देखो गाइस, जो वर्डिक्ट्स आए थे रमेश थापर केस, केदारनाथ सिंह केस, कन्हैया कुमार केस, तो गाइस अब ये जो केस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये केसेस किससे रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, ये सेडिशन केसेस से रिलेटेड है। जब ये 3 केसेस चले तो इसके अंदर क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन को रीडिफाइन किया था और जो इसका स्फेयर था उससे क्या कर दिया था, थोड़ा नैरो किया था। और इसमें ये बोला था सेडिशन का केस हम तभी किसी पे लगा सकते हैं अगर किसी ने पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया हुआ है या फिर किसी ने अटेम्प्ट ऐसा किया ताकि वायलेंटली वो क्या कर सके, हमारी लॉफुल गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करना चाहिए या फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट पहुंचा रहा है। तो ये कुछ केसेस होंगे जब भी हम क्या कर सकते हैं, सेडिशन को चार्ज लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ था गाइस, अक्सर क्या होता है मेनली जो अपोजिशन पार्टीज़ पे क्या है, इससे क्या जो रूलिंग पार्टीज होती हैं वो अपोजिशन पार्टीज़ पे क्या है झूठ मूठ के केसेस लगाते रहते हैं। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए क्या किया था, ये जो सेडिशन जो एक्ट का इसका जो स्फेयर था उसको क्या किया था, थोड़ा नैरो किया था, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं अपनी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पब्लिशेस रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स समारिटन। तो गाइस गुड्स समारिटन्स क्या है, सपोज करो गाइस कोई भी रोड पे किसी का एक्सीडेंट होता है, अगर आप उनकी हेल्प करते हो, कभी कभी क्या होता है काफ़ी लोग होते हैं वो चाहते हैं हम हेल्प करें लेकिन वो इसलिए नहीं हेल्प करते, उन्हें लगता है कि यार कहीं इनके केस में मैं ही ना फंस जाऊँ, पुलिस कहीं मुझे ही ना हरेस्ट कर ले, पता चले मुझे ही ज़िंदगी भर क्या है कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, ठीक है। तो इन लोगों को अवॉइड करने के लिए, इन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने क्या किया, कुछ रूल्स हैं जो पब्लिश किए हैं। तो सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं गुड समारिटन होता क्या है, ठीक है। गुड समारिटन वो पर्सन होता है जो बिना एक्सपेक्टेशन के या बिना किसी पेमेंट के मतलब अपनी मर्जी से क्या करता है, जो भी बंदा क्या है वहाँ पे इमरजेंसी है, जिस बंदा एक्सीडेंट हुआ है उसे केयर प्रोवाइड करता है, उसको इमीडिएट असिस्टेंस या इमरजेंसी प्रोवाइड करता है, जो भी बंदा एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ है और उसे इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन ये सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा। देखो ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंडर इंसर्ट किया एक न्यू सेक्शन दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ गुड समारिटन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस बंदे को प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी सिविल या क्रिमिनल एक्शन से। लास्ट 10 साल में देखा गया जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से नियरली 13 लाख लोगों की मौत हुई है। इसमें से क्या हर 4 में से 3 इंसान क्या है वो चाहते तो हैं उस इंजर्ड एक्सीडेंट विक्टिम को क्या है मदद करना, लेकिन वो हेजिटेट होते हैं कि उन्हें डर लगता है कहीं हमें पुलिस हरेसमेंट ना झेलनी पड़े या हमें हॉस्पिटल्स में ना डिटेन रहना पड़े या फिर हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी ज़िंदगी भर ना डील करनी पड़े, ठीक है। तो न्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज हैं उन्होंने क्या करा, कुछ रूल्स को पब्लिश करा है। जैसे इसमें क्या है, जो भी राइट टू जो गुड समारिटन्स होगा उसको हम रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन हम उसके अगेंस्ट नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, नेशनैलिटी, कास्ट या सेक्स, ठीक है। दूसरा क्या, उस पर्सन को हम क्या करेंगे, कोई वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने को हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। वी विल नॉट कंपेल टू डिस्क्लोज हिज नेम, आइडेंटिटी, एड्रेस या फिर कोई भी उसकी पर्सनल डिटेल्स हम उनको फोर्स नहीं करेंगे। अगर वो अपने आप चाहे वॉलंटरी अगर वो बताना चाहे तो वो बता सकता है। कोई भी हर एक पब्लिक हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल को बोला जाएगा कि आप वहाँ पे पब्लिश करो रूल्स, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी आपकी जो वहाँ की रिलीजन लैंग्वेज है उसको क्या करो, पब्लिश करो। वहाँ पे आपको राइट्स जो जीएस के होंगे दैट उस पर्सन के जो राइट्स हैं उसे आपने लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर कोई पर्सन चाहता है, अगर खुद चाहता है कि वो उसके केस में विटनेस बने तो उसके बाद क्या गाइडलाइंस होगी, क्या प्रोसेस होगी क्वेश्चनिंग की, एग्जामिनेशन की, वो भी डिटेल्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। सो गाइस यही था इस न्यूज़ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। एक सेकेंड। हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्चेस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग ऑन इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। देखो गाइस जो इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन है वो 1 अक्टूबर को बनाया जाता है। देखो हेल्दी एजिंग का मतलब यही है कि देखो यार जब आप 60 साल से बूढ़े हो जाते हो, 60 प्लस हो जाते हो, ताकि आप क्या तब भी आपकी जो हेल्थ स्वस्थ बनी रहे, ठीक है, आपके वेलबींग जो बनी रहे, तो
उस प्रोसेस को डेवलप करना है, तो यही क्या है, हेल्दी एजिंग। ठीक है, हेल्दी एजिंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग फंक्शनल एबिलिटी दैट इनेबल्स वेलबींग इन ओल्डर एज। जो डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग है वो अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अगस्त 2020 में ये बोला है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें हम क्या करेंगे, इन 10 साल में हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, प्रोफेशनल्स, प्राइवेट सेक्टर, वो इकट्ठे आएंगे और एक कोलैबोरेटिव एक्शन लेंगे ताकि हम ओल्डर पीपल की लाइफ को इम्प्रूव कर सके, उनकी फैमिलीज़ की लाइफ को इम्प्रूव कर सके और कम्युनिटीज़ को इम्प्रूव कर सके जो भी वहाँ रहते हैं। ठीक है, इन इंडिया जो देखा गया डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, इसके अंडर क्या है, काफ़ी जो वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग में ऑफ कोर्स हम जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उन्हें क्या करेंगे, ज़्यादा बनाएंगे, हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंडर जो कोऑर्डिनेशन है उसे प्रमोट करेंगे। अगर हम इंडिया की रिपोर्ट देखा जाए, एज पर हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट, जो एज्ड पर्सन की परसेंटेज है रूरल इंडिया में वो मेनली 6.6% है और अर्बन इंडिया में कितनी है, 7.8% है। अब इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं ऑलरेडी, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं हम उन्हें क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज जैसे शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर, ये सब। ठीक है, सेकंड जो है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, इसमें हम क्या करते हैं, मेनली ईजी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं ताकि प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच उन्हें चाहिए, प्रमोशनल, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, जो भी उन्हें अप्रोच चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 10 प्रायोरिटीज़ क्या क्या दिए गए हैं अंडर डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग WHO के द्वारा। देखो, सबसे पहले हमें कोई प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिसमें हम ये इनोवेट कर सकें, इस तरह की चीज़ें चेंज लेके आ सकें। हमें क्या करना है, कंट्री की प्लानिंग और एक्शन को सपोर्ट करना है, बेटर ग्लोबल डाटा, जो भी हेल्थ पूरा ग्लोबल, जो हमारा पूरा ग्लोबली उसके डाटा को कलेक्ट करना है, हमें रिसर्च प्रमोट करना है, किस तरह से हम करंट और फ्यूचर में जो ओल्डर पीपल की जो नीड्स हैं उन्हें प्रमोट कर सकें, जो भी ओल्डर पीपल की जो नीड्स हैं, सीनियर सिटीजन की जो नीड्स हैं, उनके हिसाब से हम क्या कर सकें, हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड कर सकें। लॉन्ग टर्म केयर सिस्टम हमने हर एक कंट्री में क्या करना है, प्रोवाइड करना है। हमें क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर इंटीग्रेटेड केयर उसे इंश्योर करना है। अंडरटेकिंग अ ग्लोबल कैंपेन टू कॉम्बैट एजिज्म, जो कि जैसे सेक्सिज्म होता है, फेसिज्म होता है, ठीक है, ये सब होता है। एजिज्म क्या होता है, जैसे इन लोगों के खिलाफ भी क्या होता है, एक सेकेंड यार, क्या करो, ओल्डर पीपल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करो, ऐसे बोल के यार वो तो बुढ़ा है, ये सब, तो ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट द ओल्डर पीपल, तो उन्हें हमने क्या करना है, कॉम्बैट करना है। डिफाइनिंग द इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा हमने क्या करना है, ग्लोबल नेटवर्क को एनहेंस करना है फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड द कम्युनिटी। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम छोटी छोटी न्यूज़ पे चलते हैं अपनी। मिनिस्ट्रियल पैनल टू क्लियर FDI फ्रॉम बॉर्डर कंट्रीज। तो गाइस अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी कि अगर आप कोई भी जो कंट्री जो इंडिया के साथ बॉर्डर करती है, जैसे चाइना होगी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, जो कंट्रीज इंडिया के साथ बॉर्डर टच करती हैं, अगर उन कंट्री को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। लेकिन अभी क्या किया है, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को डेवलप किया गया जो क्या करेगी, इन प्रपोजल्स को इवेल्युएट करेगी कि अगर कोई भी कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे। इससे पहले कि गवर्नमेंट ने ये बोला था कि कोई भी कंट्री अगर जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है उससे पहले गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, कोविड पैंडेमिक के अमंग हमारी डोमेस्टिक फॉर्म को डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो यही इसमें बात है। ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड यूपी ग्रांटेड एन एडिशनल बोरिंग लिमिट। तो क्या अभी क्या कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या अलाउ किया कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल बोरिंग चाहती है तो वो 2% की एडिशनल बोरिंग ले सकती है। किसके 2%? जो उसकी स्टेट की GDP है उसके 2% की जो उसकी जो बोरिंग है वो ले सकती है इसमें से। लेकिन ये जरूर बोला कि जो 1% जो बोरिंग है वो इन्हें इन कामों में यूज़ करना ही करना होगा। 4 स्टेट लेवल रिफॉर्म्स में उन्हें यूज़ करना होगा। जैसे अगर वो वन नेशन कार्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म में अगर वो उन पैसों को यूज़ कर रही है, अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म्स में यूज़ कर रही है, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में, इन सब चीज़ों में उनको यूज़ करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यूपी और आंध्र प्रदेश को एडिशनल बोरिंग परमिशन दे दी गई है ताकि वो क्या कर सके, अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और साथ में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म्स लेके आ सकें। आगे बढ़ते हैं अटल टनल। तो गाइस ये तो आपको पता ही होगा, न्यूज़ में काफ़ी था ये। देखो जो अटल टनल है वो लॉन्गेस्ट हाईएस्ट टनल है वर्ल्ड में। तो ये आप याद रखना, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है वर्ल्ड में। ये क्या करेगी, जो मनाली और लेह के बीच का जो डिस्टेंस है 46 किलोमीटर कट कर देगी। ये 9 किलोमीटर की लॉन्ग टनल है। ये मनाली को लेह से कनेक्ट करेगी, स्पीति वैली
थ्रू आउट द मतलब ईयर मतलब 12 महीने क्या एक काम रहेगी। इससे पहले क्या होता था, मेनली स्नो की वजह से क्या है, हैवी स्नोफॉल की वजह से ये जो रास्ता था 6 मंथ क्या बंद पड़ा रहता था। ये कहाँ बनाई गई, हिमालय के पीर पांजल रेंज में बिल्ड की है। किसनी ऊंचाई पे 3000 मीटर्स एल्टीट्यूड पे फ्रॉम द मीन सी लेवल। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्चेस 100 डेज कैंपेन ऑफ वाटर सप्लाई इन स्कूल। तो अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्या करेगी, अंडर नेशनल जल जीवन मिशन, इसका एम क्या है, हम स्कूल्स में क्या कर सके, पोर्टेबल पाइप्ड वाटर की सप्लाई प्रोवाइड कर सके स्कूल्स में और आंगनवाड़ी सेक्टर्स में। ठीक है, तो क्या आपको पता है जल जीवन मिशन के अंडर क्या है, हमारा हर घर नल से जल 2024 तक इसका यही है कि हम क्या कर सके, टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर सके हर रूरल हाउस होल्ड में। इस फैसिलिटी को ऑपरेट और मेंटेन कौन करेगा, ग्राम पंचायत करेगी या फिर उसकी सब कमेटी जैसे विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी या पानी समिति, ये क्या करेंगी, इसको ऑपरेट करेंगी, मेंटेन करेंगी। अब देखो जो बोंगो सागर है, देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, बोंगो मतलब बांग्लादेश हो गया, सागर मतलब नेवी से रिलेटेड है। तो ये जो है सेकंड बाइलेटरल एक्सरसाइज है किस किस के बीच में, इंडिया नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में। इसके अलावा जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे संप्रीति हो गया, कॉरपेट हो गया, बाइलेट हो गया, ठीक है, INSF एक्सरसाइज हो गया, टेबल टॉप एक्सरसाइज हो गया और संवेदना। अब है एंटीसेरा। तो क्या एंटीसेरा है क्या, तो कोई बायोलॉजिकल है, इसने ICMR के साथ मिल के क्या किया है, एक हाईली प्योरीफाइड एंटीसेरा को डेवलप किया है, जो क्या किस में काम आएगा, कोविड-19 के ट्रीटमेंट में और उसके प्रिवेंशन में। तो क्या अब ये एंटीसेरा है क्या, एक ये ब्लड सीरम ही है। सेरा का मतलब क्या होता है, सीरम है, ब्लड सीरम है जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है, जिसे प्लाज्मा थेरेपी होती है। प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या करते हैं, उसका ब्लड प्लाज्मा लेते हैं, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं उसको यूज़ करती हैं ताकि वो दूसरे इंसान की बॉडी में जाके क्या उस वायरस से लड़ सकें। तो एंटीसेरा भी है, एक तरह का ब्लड सीरम होगा, इसमें भी एंटीबॉडीज ही होंगी, लेकिन ये इस पर क्या काम होएगा, ये जो प्लाज्मा है ये हॉर्सेस से ऑब्टेन किया जाएगा जो अभी अभी वायरल इन्फेक्शन से रिकवर हुए हैं। तो गाइस आपको पता ही है हॉर्सेस में कौन सा इन्फेक्शन होता है, जैसे फूड एंड माउथ डिजीज हो गया, ठीक है, इस तरह के जो इसमें इन्फेक्शन होते हैं, अगर कोई जो घोड़ा है, हॉर्सेस हैं जो उस इन्फेक्शन से रिकवर हुए हैं, तो उन हॉर्सेस के ब्लड से क्या है, प्लाज्मा को लिया जाएगा और फिर आपको सही किया जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा थेरेपी है, इट्स नॉट सो रिलेबल, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं प्लाज्मा थेरेपी के अंडर, या जो उसकी एफिकेसी होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। ठीक है, तो कैसे आपको पता ही होगा। ठीक है, ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस, तो कहीं जिस तरह ई नाम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसी तरह ये ई मार्केट प्लेस है। ये इनिशिएटिव किसका है, ट्राइफेड का। देखो इसके अंदर क्या होएगा, जो डिफरेंट जो ट्राइबल के प्रोडक्ट्स हैं वो आप इस मार्केट प्लेस पे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इससे क्या होएगा, आपको नेशनल मार्केट मिलेगी, इंटरनेशनल मार्केट मिलेगी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव किसका है, ट्राइफेड का है। इसमें क्या करेंगे, मेनली 5 लाख ट्राइबल प्रोड्यूसर्स को इस पर जोड़ा जाएगा, जैसे वेरियस हैंडीक्राफ्ट, उनका ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट हो गया, उनका हैंडलूम प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल फूड प्रोडक्ट है, उसको सोर्स किया जाएगा। जो इसके अंदर सप्लायर है वो कौन कौन से हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल जो आर्टिसन है वो भी हो सकता है, इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, NGOs हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, इसमें अपना जो सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को या आर्टिसंस को उनके साथ जोड़ेगा, किसके साथ, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में, और उन्हें क्या करेगा, इकोनॉमिकली, ऑफकोर्स इनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर बनाएगा एंड ब्रिंग दैम मोर क्लोजर टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट। लास्ट न्यूज़, पाकुर हनी। देखो जो पाकुर हनी है ये प्योर मल्टीफ्लोरा हनी है। किससे कलेक्ट किया जाता है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स एंड द फ्लोरा, किसके द्वारा किया जाता है, ये एक ट्राइब है, दैट इज अ संथल और पहाड़िया ट्राइब है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब है, कहाँ की, झारखंड की। 100% नेचुरल मेड होता है, किससे, पोलन और नेक्टर, जो कि बीज के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, एंड इज अ गुड सोर्स है किसका, एंटीऑक्सीडेंट्स का और एंटीसेप्टिक विटामिन का, न्यूट्रिएंट्स का, एंजाइम्स का और अदर हर्बल प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन खत्म होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।